भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बन चुका है सारनाथ, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अब बात आती है कि यह सारनाथ इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि यह विश्व धरोहर स्थल बन गया 45वां। तो सबसे पहली बात यह है कि यह कोई आज की संरचना नहीं है, यह आज की जगह नहीं है, ये ऐतिहासिक जगह है। ये वो जगह है जो बुद्ध से जुड़ी हुई है। वो बुद्ध जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर दुनिया के कई देशों में जाने जाते हैं, जिनको पूजते हैं लोग, जिनको मानने वाले उनमें एक देवता देखते हैं, भले उन्होंने देवता को देखा हो चाहे ना देखा हो। तो यहां पे एक बड़ी बात यह है कि अब आपके लिए एक जानकारी जुड़ चुकी है, एक नया स्थल, और उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को का। इसके पहले जो तीन थे वो तीनों के तीनों देखें तो आगरा में ही थे। एक क्या था? ताजमहल। दूसरा क्या था? वहां का किला। और तीसरा फतेहपुर सीकरी। और ये तीनों कहां? आगरा में। लेकिन अब चौथा विश्व धरोहर स्थल जो उत्तर प्रदेश का है वो सारनाथ है, वाराणसी में है। चलिए सारी बातों को समझते हैं। इसका महत्व कितना बड़ा है, आखिर ये यूनेस्को क्या है, आखिर ये धरोहर स्थल क्या है, और आखिर ये सारनाथ क्या है। तो सबसे पहले एक जानकारी ये देखते हुए चलिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं दृष्टि आईएएस के साथ, और वहां की आप चाहते हैं कि आपको दिल्ली वाली क्लासेस मिले, नोएडा वाली क्लासेस मिले, चाहे हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, तो घर बैठे आपको क्लासेस मिलेगी दृष्टि लर्निंग ऐप पर। आईएएस जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है जिसमें 3 साल तक आपको जितनी भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस मिलेंगी। यूपीएससी के जीएस की प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, और नोट्स आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाए जाएंगे। करंट अफेयर का भी पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और ये सब कुछ जो आपको मिलेगा दृष्टि लर्निंग ऐप पे मिलेगा। नोट्स आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगे। आपको इसके साथ ही टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप 8750187501 पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से इस कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी आपको मिल जाएगी। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, और इस टॉपिक में सबसे पहली बात यह है कि अभी दक्षिण कोरिया के बुसान में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का एक 48वां सत्र हुआ। उस सत्र में कई देशों के कई नामांकनों की समीक्षा की गई, और कुल 5 बड़े स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, जिसमें से एक भारत का है। दूसरे कौन से हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो 25 जुलाई को भारत का प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ सूचीबद्ध हो गया, और अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसको टेंटेटिव लिस्ट में तो आज से कई साल पहले, कई दशक पहले लिख दिया गया था कि यह विश्व धरोहर स्थल बन सकता है। टेंटेटिव लिस्ट में है, टेंटेटिव लिस्ट में ही कोई नाम पहले आता है, उसके बाद ये मुख्य सूची में बाद में आता है। अब इसके अलावा देखें तो फ्रांस का एक डी डे लैंडिंग बीच है, ग्रीस का माउंट ओलंबस है, ये भी प्रमुख स्थान रहे जो इस बार विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हुए। जापान का आसुका फुजिवारा और दक्षिण सूडान का बोमा बांदिंगिलो, इनके बारे में भी हमें जानना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन अब यहाँ पे अब ये चारों पांचों नाम जब आपके सामने आ चुके हैं तो ये किस देश से संबंधित हैं जो इस बार जुड़े हैं इस बैठक में, ये सारे नाम आपको पता हो, देश के नाम पता हो, और भारत के संदर्भ में सारनाथ के बारे में तो थोड़ी जानकारी आपको ज्यादा पता होनी चाहिए। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि सारनाथ एग्जैक्टली जो है उसको बौद्ध परंपरा में ऋषिपत्तन, इसिपत्तन, मृगदाव अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए बुद्ध के जीवन की 4 बड़ी घटनाएं हैं। उनका जन्म लेना, उनकी ज्ञान की प्राप्ति, उनको दूसरों को ज्ञान देना, और उनका अपने इस जीवन की समाप्ति के अंतिम पल, जिसको हम महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं। तो जन्म इनका कहां हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में है। ज्ञान कहां मिला? बोधगया में। बोधगया के बाद उसके बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया, और उसके बाद महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो ये 4 प्रमुख स्थल हैं। अब जिसमें से 3 स्थल ऐसे हो चुके हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में आ चुके हैं, यानी कि एक बौद्ध सर्किट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध के जितने भी जुड़े हुए स्थान हैं वो जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें आ रहे हैं, तो जिसमें कि ये नेपाल वाला लुम्बिनी भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्ञान जो उन्हें मिला बोधगया में वो भी है, और अब उत्तर प्रदेश का सारनाथ जहां पे उन्होंने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया, सबसे पहली बार ज्ञान दिया, तो ये बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि 3 स्थल आ चुके हैं जो धरोहर स्थल की साइड पे हैं। तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, कि धर्म के चक्र का प्रवर्तन।
यहीं पे एक धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप जिसको कहा जाता है। इसी सारनाथ में कई संरचनाएं हैं, धमेक स्तूप है, चौखंडे स्तूप है, और वो अशोक स्तंभ भी है जिस अशोक स्तंभ को हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जानते हैं, जिसमें कि सामने से तो 3 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल उसमें चारों तरफ से 4 दिशाओं में 4 शेर हैं। और इसके अलावा वो पूरी संरचना कैसी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एग्जैक्टली ये कब इसकी निर्माण हुआ जो सारनाथ में, तो ये सम्राट अशोक 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान ये संरचना अस्तित्व में आती है। स्तूप इनके द्वारा बनवाया गया। तो देखिए, धमेक स्तूप वाली जो संरचना है शुरू में छोटी थी, बाद में उसे गुप्त काल में और बड़ा कराया गया। तो बात यह है कि ये है किसके द्वारा बनवाई गई, तो मौर्य काल से बनवाई गई है। मौर्य काल से ये जो वहां की संरचनाएं हैं बड़ी होती गई और उसको और बड़ा किया गया। अब उसमें बात यह है, धर्म चक्र परिवर्तन, ये शब्द हमेशा याद रखिएगा, पहले उपदेश से है, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है। और बुद्ध ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई। तो धम्म चक्र परिवर्तन शुद्ध बुद्ध का पहला उपदेश, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताए। देखिए, बुद्ध ही वो व्यक्ति है जिन्होंने क्या कहा, दुख है और दुख का कारण भी है, और जब दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। और दुख का कारण उन्होंने क्या कहा, तृष्णा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पेंट अप डिजायर। तृष्णा शब्द सुना भी होगा, डिजायर तो आप समझ ही रहे होंगे। अब 4 आर्य सत्य उन्होंने क्या कहा कि दुख का सत्य है, यानी कि दुख है, फिर दुख के कारण का सत्य है, फिर दुख के निरोध का सत्य है, और दुख के मार्ग का सत्य है। ये 4 आर्य सत्य हैं। फिर उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, उनसे निपटने के लिए जो उन्होंने व्यवस्था बताई, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, कर्म, आजीविका, सम्यक प्रयास, स्मृति व सम्यक समाधि। ये सारा ज्ञान कहाँ पहली बार उन्होंने दिया, इसी सारनाथ में दिया। तो आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, कई नाम आपने बौद्ध धर्म से जुड़े सुने होंगे। चैत्य सुना होगा, स्तूप सुना होगा, विहार सुना होगा। तो चैत्य क्या होता है, चैत्य वो जगह होती है जो पूजा स्थल हम कह सकते हैं शॉर्ट भाषा में। विहार क्या होता है, जहां पे बौद्ध लोग रहते हैं। और फिर स्तूप क्या होता है, स्तूप वो जगह होती है जहां पे बुद्ध की जो अवशेष हैं, या तो वो होंगे या जो बौद्ध धर्म के कुछ महान व्यक्तित्व हैं उनके अवशेष मिलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं सांची का स्तूप, वहां बुद्ध के अवशेष माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों का मतलब भी आपको पता रहे, और इनके तात्कालिक परिणाम जो हुए इस ज्ञान देने वाले स्थल पे, तो 5 शिष्यों को दिया गया, ये याद रखिएगा। बौद्ध संघ की स्थापना यहीं पे हुई, और त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ ये अस्तित्व में आया, और बौद्ध धर्म एक संगठित परंपरा बन गया। परंपरा कब बनता है, जब लोग जुड़ते हैं और उनकी एक विचार होता है। वो सब कुछ चीजें स्पष्ट हो गई। अब प्रमुख संरचनाओं में जैसे मैंने कहा, एक धमेक स्तूप है जो 40 मीटर ऊंचा है और बेलनाकार स्तूप है, और प्रथम उपदेश स्थल का प्रतीक इसे ही माना जाता है। गुप्त काल में इसमें और नक्काशी हुई और विस्तार हुआ। तो ये इस प्रकार से है, बलुआ पत्थर से बना है। और उसके बगल में ये जिसको मैंने आपसे कहा था कि ये अशोक स्तंभ है, जिसमें हम देखें तो आमतौर पर 3 सिंह दिखते हैं, लेकिन सिंह है 4, एक पीछे की तरफ। और उसके बाद देखें तो यहां पे नीचे एक संरचना है ना, और इस संरचना में आप देखें तो ये चक्र है। अब ये हमारे तिरंगे में जो चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां हैं, ये वही है, वहीं से आया है। फिर देखें तो नीचे उल्टा कमल है, और ये ऊपर जानवर दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, लेकिन होते कितने हैं, 4 जानवर हैं। तो आपसे कभी कोई पूछ ले कौन कौन से है, तो आप कहेंगे हाथी है, सांड है, घोड़ा है और सिंह है। ठीक है, इनका अपना अपना एक मतलब भी होता है। अब उसके बाद आगे आए बात, तो यूनेस्को क्या है भाई, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, अब यहां पे यूनेस्को एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। तो अब इसमें ये इसका पूरा नाम हो गया। ये है किससे संबंधित, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। और इसका मुख्यालय कहां पे है, तो देखिए ये 1945 में अस्तित्व में आया था, और पेरिस में इसका, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और 1972 में विश्व धरोहर सम्मेलन मनाया गया था यूनेस्को का, 196 देशों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। और उद्देश्य क्या है, जो सांस्कृतिक, जो विश्व धरोहर स्थल के संदर्भ में बताया, तो सांस्कृतिक, प्राकृतिक व मिश्रित धरोहरों को उनके असाधारण सार्वभौमिक मूल्य के लिए आधार पर संरक्षण, यानी कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महत्व रखते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक रूप पे हो, चाहे प्राकृतिक पे या मिश्रित पे हो, मिश्रित भी होते हैं।
अब उसके बाद वर्तमान में देखें तो 1200 से ज्यादा संपत्तियां हैं, 972 उसमें सांस्कृतिक हैं, ज्यादातर उसमें सांस्कृतिक हैं, कुछ प्राकृतिक हैं और 41 मिश्रित हैं। भारत में मिश्रित कौन सी है, आप में से किसी को पता है तो होमवर्क है, कमेंट करके बताइए। हम आगे आते हैं। सारनाथ के पास क्या मानदंड थे कि बौद्ध तीर्थ के 4 प्रमुख गंतव्य जो मैंने आपको बताए उनमें से एक ये है, तो सदियों में निर्मित धार्मिक भावनाओं और स्मारकों से आध्यात्मिक महत्व इसका सिद्ध हुआ, सदियों का। और दूसरी तरफ है बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं, तो उसमें से प्रथम उपदेश और शिष्यों से मुलाकात, ये अपने आप में बौद्ध समुदाय के लिए एक असाधारण महत्व रखता है। और आज के डेट में देखें तो दुनिया में बौद्ध समुदाय कितना विस्तृत है, ठीक है। अब उसके बाद आगे अगर हम बढ़ें इसमें, तो टेंटेटिव लिस्ट से अब ये इंस्क्रिप्शन तक पहुंचा। तो ये टेंटेटिव लिस्ट में तो बहुत साल पहले आ गया था, 1998 में आया, लेकिन हमने देखा तो हमने दशकों का इंतजार किया। जनवरी 2025 में औपचारिक नामांकन भारत ने डोजियर प्रस्तुत किया, जिसके बाद इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ। सितंबर 2025 में इसमें मूल्यांकन हुआ और जुलाई 2026 में अंतिम सूची में यह आ गया। अब बात है कि इसके कुछ महत्व हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहले तो आपको याद रहेगा कि 45वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फिर उत्तर प्रदेश की चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और उसके बाद छठा वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान सर्वाधिक धरोहर स्थलों में है। यानी कि सबसे ज्यादा धरोहर स्थलों वाले जो देश हैं उसकी सूची में 6वें नंबर पे भारत आ चुका है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में तो यह दूसरा स्थान है। और इसके साथ ही भारत के टेंटेटिव लिस्ट में मौजूदा स्थलों की संख्या कितनी है, 69 है। और टेंटेटिव लिस्ट 1998 से 2026 तक आते आते कितने वर्ष हो गए सारनाथ को, तो ये लगभग 28 वर्ष हो चुके हैं। ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, हमने सारनाथ की बातें की हैं, लेकिन कुछ और भी स्थल हैं जो इस बुसान में सत्र में शामिल किए गए हैं विश्व धरोहर स्थल में, जिसमें कि द डे लैंडिंग बीच है, ये फ्रांस में है और द्वितीय विश्व युद्ध स्मृति स्थल है। फ्रांस याद रखिएगा, और इतना जरूर पता रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ स्मृति स्थल है। और माउंट ओलंपस है, ग्रीस में है, और ये जियूस का पौराणिक निवास माना जाता है। ये मिश्रित में आया है, तो यहाँ पे सांस्कृतिक और दूसरी तरफ पर्यावरण दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक दोनों आ गया। तो माउंट ओलंपस, जियूस जो प्राचीन देवता के रूप में जाने जाते हैं, ग्रीस, और आसुका फुजीवारा, ये जापान की प्राचीन राजधानियां हैं, आसुका फुजीवारा। तो ये 6ठी से 8वीं शताब्दी के दौरान की है। और ये भी बड़ी ऐतिहासिक महत्व है कि ये आसुका जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में पहला बौद्ध टेम्पल जापान का बना था। अब उसके बाद बोमा बादिंगिलो भूदृश्य जो है दक्षिणी सूडान में है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी प्रवासन क्षेत्र है। अब स्तनधारी प्रवासन क्षेत्र क्या होता है, पहले नाम पता रहे, बोमा बादिंगिलो भूदृश्य दक्षिण सूडान, और कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी प्रवासन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक खास खराब मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस क्षेत्र में 60 लाख से ऐसे स्तनधारी जीव पहुंचते हैं, जिसकी वजह से इसे प्रवासन भूदृश्य कहा जाता है। स्तनधारी जीव का मतलब जो अपने बच्चे को दूध खुद पिलाते हैं जानवर, वो स्तनधारी में आ गए। तो यहां पे बात बड़ी स्पष्ट रखिएगा कि ये सारे देशों के नाम महत्वपूर्ण है, सारनाथ के साथ इनको के बारे में भी पता हो। और इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी है जो विशेष रूप से आपको जाननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको शॉर्ट में ही मैं आपको बताऊंगा। अब जितनी चीजें आप देख चुके हैं, तो सारनाथ भारत सांस्कृतिक श्रेणी में है, बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है, द डे लैंडिंग बीच फ्रांस में है, सांस्कृतिक श्रेणी में है, द्वितीय विश्व स्मृति स्थल है, माउंट ओलंबस ग्रीस में है, मिश्रित में है, जियूस का पौराणिक निवास है, और आसुका फुजीवारा जापान में है, सांस्कृतिक जापान की प्राचीन राजधानियां हैं, और 5वां बोमा वादिंगिलो दक्षिण सूडान प्राकृतिक में है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी प्रवासन है। ठीक है, शॉर्ट में आपके सामने आ चुका है। अब उसके बाद आपके ये एक सवाल है इस आज के टॉपिक पे, मुझे इसका जवाब दीजिएगा निम्नलिखित युग्मों को विचार करके। स्थल है सारनाथ, देश भारत, द डे लैंडिंग बीच फ्रांस, माउंट ओलंबस दक्षिण कोरिया, बोमा वादिंगिलो भूदृश्य दक्षिण भूटान। आपको बताना है कितने सही सुमेलित हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं ना, तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा सच में मिलती है। तो उम्मीद है आप इसका जवाब देंगे, और हमारी आपकी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।